हेलो गाइज, वेलकम टू पैंडलमीडियू। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पैंडलमीडियू में। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो होने वाला है 4 मार्च 2020 में इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस पेपर के क्वांट सेक्शन को। तो क्वांट से जितने भी 25 के 25 क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक काम कीजिए, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों और साथ में सॉल्व करते चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों लेट्स सॉल्व द पेपर टुगेदर। सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चंस में? तो पेपर में पूछा गया पहला क्वेश्चन आपका द गिवन टेबल, इट विल बी टेबल आई थिंक, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स the production of different types of motorcycles in thousands over a period of 6 years। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 6 साल के पीरियड पे जो है हमें दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स। एंड देन बोला गया हमें स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये टेबल को हमें स्टडी करना है, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये, इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो कहा गया हमें ड्यूरिंग 2015 द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वाज मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 2017। तो दोस्तों क्या करना होगा, हमें आपको टेबल दिया है तो जस्ट हमें जो बोला गया है बस उतनी इन्फॉर्मेशन को देखना है और टेबल में जाके उसको पढ़ना है। 2015 में बोला गया हमें कि प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वाज मोर देन 25%। तो 2015 में जितनी भी प्रोडक्शन हुई हैं ये टोटल, इनमें से कौन सी प्रोडक्शन जो थी वो 25% ज़्यादा थी प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 2017। तो 2017 में जितनी भी हुई हैं टोटल दोस्तों 80 प्लस 96 प्लस 100 प्लस 104। तो दोस्तों यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10 हो गए दोस्तों। और फिर उसके बाद ये हो गया 100, 200, 190 और 9 8 17 370 प्लस 10 यानी कि टोटल 380 मोटरसाइकिल जो है दोस्तों मैन्युफैक्चर हुई थी 2017 में। अब 380 का 25% क्या होता है दोस्तों वो और निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 25/100 यानी कि 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 9 36 और 4 5 20 यानी कि 95 जो है दोस्तों 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 2017 है दोस्तों ये। अब हमें देखना है बस कि 95 से ज़्यादा प्रोडक्शन किस मोटरसाइकिल की हुई है 2015 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें 85 है तो ये हट जाता है दोस्तों, 89 अगेन हट जाता है, 95 है इक्वल है हट जाता है दोस्तों, बचा 102 यानी कि डी मोटरसाइकिल जो है उसकी प्रोडक्शन जो थी दोस्तों सबसे ज़्यादा हुई थी, मतलब 25% से ज़्यादा हुई थी जो 2017 में मोटरसाइकिल्स की प्रोडक्शन हुई थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 years, which was 2.5 years more than the correct average, as there was an error in recording the age of two persons as 38.5 years and 40 years instead of 29 years and 22 years respectively. The number of persons in the group was। तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि एवरेज एज जो थी, औसत आयु जो थी कुछ लोगों की, वो कैलकुलेट हो गई है 35 ईयर्स, जो कि 2.5 साल ज़्यादा है करेक्ट एवरेज से। और ये करेक्ट एवरेज से ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि एरर हुआ था रिकॉर्ड करने में, एज दो लोगों की रिकॉर्ड कर ली गई थी वो 38.5 ईयर्स और 40 ईयर्स, जो कि एक्चुअल में उनकी एज थी 29 ईयर्स और 22 ईयर्स। तो अगर हमें पता लग जाए कि दोस्तों एक्चुअल डिफरेंस जो है एज का वो कितना है, तो हम बता सकते हैं कि पहले जो हमने कंसीडर किया है वो कंसीडर किया 38.5 ईयर्स प्लस 40 ईयर्स, ये हमने जोड़ा था दोस्तों। और एक्चुअली में होना चाहिए था 29 ईयर्स और 22 ईयर्स। तो कितना ज़्यादा जो है सम जुड़ा होगा दोस्तों, अगर हम इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके इनमें से एक दूसरे को माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 40 और 30 70, 70 और 8 78.5 माइनस 29 और 2 31 और 20 आपका 51। तो इसे अगर हम निकालेंगे दोस्तों ये आ रहा है 27.5 ईयर्स, मतलब कि 27.5 ईयर्स के एज का घपला हुआ है एवरेज एज, उसी वजह से 2.5 साल ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है दोस्तों टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब अगर हम इस केस की बात करें तो टोटल सम ऑफ एज हो जाएगा और नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा और ये हो जाएगी एवरेज एज। तो अगर मैं बात करूं एवरेज एज में इंक्रीज कितना हुआ है, एवरेज इंक्रीज हुआ है दोस्तों 2.5 ईयर्स का, और टोटल हुआ कितने सम की वजह से, वो 27.5 ईयर्स की वजह से हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन हमें निकालना है तो यहाँ से हम एन की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं दोस्तों। एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27.5 अपॉन 2.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 11
पर्सन। तो टोटल 11 लोग हैं दोस्तों ग्रुप में, और यानी ऑप्शन ए जो हो जाता है हमारा सही आंसर हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन। इसमें दिया गया आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होती है 1। तो हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? हो जाएगी 1/p। अब हमें p की वैल्यू पता है, 1/p की वैल्यू भी पता है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लें, पी स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे। अगर हम p से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, तो यहाँ पे मिलेगा हमें p स्क्वायर को अगर हम p से डिवाइड करेंगे तो p मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा p माइनस 1/p और नीचे मिलेगा दोस्तों p/1 प्लस p। अब हमें p की वैल्यू भी पता है, 1/p की वैल्यू भी पता है, तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं दोस्तों। आ जाएंगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ टेन थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ सेक थीटा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा होता है अगेन 1/cos थीटा। तो यहाँ पे टोटल हम कॉस थीटा को कॉस थीटा से काट देंगे तो हमारे पास टोटल बचेगा दोस्तों साइन थीटा, और साइन थीटा ही इसका सही आंसर भी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द कोर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टेड ई इफ ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 20.25 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ई। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टेड ई। तो आपको कहा गया कि दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड, ये इंटरसेक्ट करती हैं आपके पॉइंट ई पे। आपको कहा गया ए की वैल्यू 12 दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है हमें 20.25 एंड आपको कहा गया सी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ डी है। सी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ डी है। लेट सपोज सी डी हमारा एक्स है तो सी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डी यानी कि 3x। अब आपको पता है दोस्तों पॉइंट थ्योरम, पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम अगर आप यहाँ पे लगाओगे पॉइंट डी पे तो आपका हो जाएगा ए ई इंटू ई बी विल बी इक्वल्स टू सी ई इंटू डी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 12 दी गई है, बी की वैल्यू 20.25 हो गई दोस्तों, सी की वैल्यू हो गई आपकी 3x एंड डी की वैल्यू होगी आपकी x। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 20.25। यहाँ से आपका x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 20.25। अब ये आपका आ जाएगा दोस्तों x हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 20.25। यहाँ से आपका 4 से 2 बाहर आ जाएगा और 20.25 आपका होता है 225 यानी कि 2025 जो होता है आपका 45 का अंडर रूट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 यानी कि फाइनल आंसर आ गया आपका x का वैल्यू 9। तो x की वैल्यू अगर 9 आ गई है तो आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया लेंथ ऑफ c ना कि d। तो c हो जाएगा आपका 3x विल बी इक्वल्स टू 3 9 27। So 27 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इस पे इन फॉर्मुलों पे बेस्ड, ये जो फॉर्मूला दिया गया आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इसमें कहा गया हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। आपको पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपको पता है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू होती क्या है? ये फॉर्मूला सबको पता होगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, यहाँ पे ये पता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है हमें, बट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता दोस्तों। तो हमें यही वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और फाइंड कैसे होगी दोस्तों? आपको एक फॉर्मूला और पता होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का, जो कि होता है आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो 9 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो हमने 101 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ इस टर्म को मान लेते हैं हम दोस्तों a, तो ये हो गया 2a यानी कि 9 माइनस 101 करूंगा तो मैं आ जाएगा माइनस 92 इक्वल्स टू 2a। a की वैल्यू आ गई यहाँ पे दोस्तों माइनस 2 चौक 8 और 2 6 12 मतलब कि माइनस 46। अब हमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू सारी की सारी पुट करनी है दोस्तों। अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू सारी पुट करेंगे तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें दोस्तों तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस माइनस 3xyz की तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये आ जाएगी दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे 3 आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी दोस्तों 101 है, और ये माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पे मैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 46। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 3 इंटू 101 प्लस 47, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 101 प्लस 46, ये होगा आपका 147। अब इसका हमें अंडर रूट पूछा था दोस्तों, ये यहाँ तक आया था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू, बट हमें पूछा गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के अंडर रूट की वैल्यू, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 147, ये आ गया आपका दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 49 एंड ये हो गया आपका दोस्तों 3 इंटू 7 यानी कि 21 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अलजेब्रा से क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन दी गई है आपको 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमें वैल्यू पूछी गई है 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर की पावर माइनस 1 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें दोस्तों तो ये तो हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 16x स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा है तो उसको किस तरह से हम ये बनाएं कि हमारे पास इस फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को दोस्तों पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं दोस्तों, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 21 अपॉन 4 से नहीं दोस्तों 4x से डिवाइड करते हैं। 4x से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 1 अपॉन 4x की वैल्यू आ गई दोस्तों 21 अपॉन 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बहुत इजीली। अब आपको पता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर a प्लस बी की वैल्यू पता है आपको तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड दोस्तों तो मेरे को मिलेगा a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/4x यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 21/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपको 4 1 अपॉन 4। इसको अगर मैं फर्दर इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 4 1 अपॉन 4 माइनस ये हो गया आपका दोस्तों 3/2, ये आपका 4 है तो दोस्तों यहाँ पे 16 आएगा, सॉरी 16 यानी कि अगर हम इसको एलसीएम लें तो 16 4 4 1 माइनस 16 इंटू 3 होता है 48। तो आपका दोस्तों ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ से 417 अपॉन 16 और यही आपका फाइनल आंसर भी है दोस्तों। तो 417/16 आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आंसर लगाइए। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों का दोस्तों मजा आ रहा होगा, आप लोग खुद भी ट्राई कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। आई होप आप क्वेश्चंस को ट्राई करते जाइए एंड एक जगह लिखते जाइए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं सॉल्यूशन देखने से पहले, एंड देन लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। एंड पूरी वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आप नेक्स्ट अगर हम कोई पेपर उठा के लेकर आएंगे दोबारा तो उस पेपर में जब आप परफॉर्म करोगे तो और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए सम ऑफ ₹x वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। हमें डिफरेंस दिया गया है बी के शेयर और डी के शेयर में 832 रुपए का। हमें पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दोस्तों आपको रेशियोज को इंटरचेंज करना आना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन में रेशियो दिए गए हैं तो आपको फ्रैक्शन को हटाना है, किस तरह से हटाएंगे। आपके पास जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका एलसीएम निकाल लो दोस्तों। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लोगे 3 5 6 और 9 का, ये आ जाएगा आपका एलसीएम दोस्तों 90। अगर 90 एलसीएम आ गया तो अब आपके पास एलसीएम आ गया तो आपको इस फ्रैक्शन को प्रॉपर नंबर्स में चेंज करना है
तो आप इसकी मल्टीप्लाई टोटल 90 से कर दो, यानी कि 1/3 की मल्टीप्लाई अगर हम 90 से करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 30। 5 की 90 इंटू 1/5 करेंगे तो हमें आ जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 कम 6 6 पंजे 30। सिमिलरली यहाँ पे आपका 10। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी और डी में जो इन्वेस्टमेंट का रेशो हुआ है वो हो गया 30:18:15:10, मतलब कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है, इस फॉर्म में हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को। हमें बोला गया कि बी के शेयर और डी के शेयर में 832 रुपए का अंतर है, बी का शेयर 18 है, डी का शेयर 10 है, तो हम बोल सकते हैं 18 - 10 यानी कि 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स की वैल्यू दोस्तों हमें 832 रुपए दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों आपका 832/8, यानी कि 8 एकम 8 0 832, 104 रुपए। अब हमें पूछा गया टोटल सम एक्स रुपीज क्या था, रुपीज एक्स हम बोले तो अगर ए बी सी डी में हम बोल दें कि ये 30 यूनिट्स 18 यूनिट्स 15 यूनिट्स और 10 यूनिट्स ही इन्वेस्ट हुआ होगा, तो टोटल एक्स होगा इनका एडिशन में करेंगे तो हम आएगा ये दोस्तों 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 और 60, 60 + 5 65 और 65 + 8 हो जाएगा आपका दोस्तों 73। तो 73 यूनिट्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। ये हो जाएगी दोस्तों आपकी 73 × 104। तो आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है दोस्तों, यहाँ पे कभी भी नहीं करना मल्टीप्लाई, बस देख लेना यहाँ पे यूनिट डिजिट सबकी अलग हैं। तो देखो यहाँ पे 3 × 4 यानी कि यूनिट डिजिट आएगी दोस्तों 2 यूनिट डिजिट आ रही है आपकी ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको बस अपनी कैलकुलेशंस को सही रखना है और सीधा यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से अपने आंसर मार्क करने हैं और अपने कैलकुलेशन को ईजी करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 2400√3 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹16.80 पर मीटर इज व्हाट। तो यहाँ पर हम बनाते हैं दोस्तों आपका सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों। आपको कहा गया कि इसका एरिया दिया गया है आपको और इसको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है। अब फेंसिंग करनी है तो आप इसके सिर्फ पैरीमीटर पे फेंसिंग करोगे, यानी कि यहाँ पे आप एक तार खींच दोगे, यहाँ पे एक तार खींच दोगे, फिर यहाँ पर एक तार खींच दोगे, देन आपका यहाँ से तार आ जाएगा एंड ये आपका तार आ जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा। तो इस टाइप से फेंसिंग करनी है आपको पूरे के पूरी ग्राउंड की। तो आपको दिया गया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसी शेप में दोस्तों ये फील्ड है आपका। इसका एरिया होता कितना है, अगर आप हेक्सागन को डिवाइड करोगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², तो यानी कि 6 × √3/4 a²। आप यहाँ पे इसको इक्वल कर सकते हो 2400√3 विल बी इक्वल टू 6 × √3/4 a²। यहाँ पर √3 से √3 गया, आपका ये आ गया 6 4 × 24 और 400 × 4 यानी a², साइड के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 4 × 400, a की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से आपका 4 × 10 यानी कि 40। सो 40 मीटर्स जो है दोस्तों आपका एक साइड है, 40 मीटर जो है आपकी एक साइड है इस रेगुलर हेक्सागन की। और ऐसी कितनी साइड्स हैं, टोटल 6 साइड्स हैं। तो फेंसिंग होगी सारी साइड्स पे, यानी कि पैरीमीटर पे फेंसिंग होने वाली है। पैरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी इस रेगुलर हेक्सागन की 6a की वैल्यू मतलब 6 × 40 यानी कि ये हो गया आपका 240 मीटर। अब आपको कहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट जो हो जाएगी दोस्तों वो होती है आपकी पैरीमीटर इंटू जो रेट है, जिस रेट से हो रही है फेंसिंग, तो ये हो जाएगी आपकी 240 × 16.8, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप पॉइंट हटा लीजिए, ये 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 24 × 168 आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो 8 चौक 32, यानी कि आप यूनिट डिजिट चेक कीजिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए और 2 यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में आ रही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया गया यहाँ पे। इसमें कहा गया कि आपके पास दो केसेस बनते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर, 2 कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, one from point A and one from point B. If they move in the same direction, they meet after 12 hours. But if they move towards each other, they meet after 9/8 hours. The speed of fast moving car जो है आपको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कहूँ पॉइंट A है, यहाँ पर आपका पॉइंट B है, इनके बीच में डिस्टेंस है 144 किलोमीटर का। तो केस 1 में क्या कर रहे हैं हम, केस 1 में और केस 2 में, केस 1 में हम कर रहे हैं दोस्तों A जो है और बी जो है इस तरह से चल रहा है कि ये इधर से चलना शुरू करता है और बी आगे चलना शुरू करता है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में बी चल रहा है। तो बस हमें यही देखना है दोस्तों। हमें टोटल दिया गया था
टाइम डिस्टेंस दिया गया था हमें 144 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 144 किलोमीटर है दोस्तों, और आपका टाइम दिया गया है 12 आवर्स। तो रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली रिलेटिव स्पीड अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या कर रहे हैं, ए यहाँ पर है पॉइंट, बी यहाँ पर है, यानी कि ये जो है कार यहाँ से चलती है और बी वाली जो कार है वो यहाँ से चलती है, और दोनों एक दूसरे के पास में चलने शुरू कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रहे हैं तो क्या होती है वो भी अभी देखेंगे हम दोस्तों। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम से 144/9 × 8, ये आ जाएगी आपकी दोस्तों 9 एकम 9 और 9 6 54, यानी 16 अट्ठे आपका हो गया दोस्तों 128 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर दो कार्स या दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज, कोई भी बॉडीज मूवमेंट में जो हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो उनके डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि a माइनस बी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोस्तों a प्लस बी हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास जा रही हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की स्पीड के एडिशन के बराबर हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर देखें तो a माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली दोस्तों 12, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 128 निकाल ली है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो दोस्तों आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 140, यानी a की वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपका यहाँ पे पता लग गया दोस्तों a की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आ गई है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 70 माइनस 12 यानी कि 58 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दोस्तों हाई स्पीड जो कार है, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है, फास्टर स्पीड वाली कार है, उसकी स्पीड बतानी थी, तो यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया हमें ए बी सी डोनेट 8%, 7%, 9% ऑफ देयर सैलरीज respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are same and the difference between their donation is 259. The total donation of A and B is 1185 more than that of C. The total donation of A and C is what percentage of the total salaries of A, B and C correct to one decimal place. तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। तो जब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो इस क्वेश्चन को पहली बारी में तो स्किप करके चले जाइए, जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आप आइए वापस इस क्वेश्चन पे एंड इस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए। बस कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए, आपका टाइम जरूर बचेगा, और क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन फास्ट रखते हैं तो इन क्वेश्चन के लिए भी आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आपको बताया गया है कि 8%, 7%, 9% ऑफ देयर सैलरी जो है ए बी सी डोनेट करते हैं। अब बोला हमें सैलरी ए की और बी की सेम है, यानी कि मैं मान लेता हूँ सैलरी ए और बी दोनों की एक्स है, एक्स और एक्स है, और सी की सैलरी की बात करें तो सी की सैलरी डिफरेंट है, उसको मान लेते हैं हम वाई है। अब हमें कहा गया कि 8% और 7% जो है डोनेट कर देता है ए और बी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि टोटल आपका डिफरेंस दिया गया है 259 का डोनेशन ऑफ ए और बी में। तो मैं बोलूँगा अगर ए ने 8% डोनेट करा है तो ये हो जाएगा आपका 0.08x, और बी जो डोनेट कर रहा है वो हो जाएगा दोस्तों आपका 0.07x, यानी कि टोटल जो डोनेट हुआ है दोस्तों वो 0.15x डोनेट हुआ है। बट इनका डिफरेंस की बात करें हम तो इनका डिफरेंस जो है आपका वो आ गया दोस्तों 0.01x, यानी हमें यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों 0.01x की वैल्यू दी गई है हमें, कितनी दोस्तों 0.01x की वैल्यू दी गई है हमें टोटल 259 रुपीज़। तो 259 रुपीज़ दी गई है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 259/0.01, यानी कि 25900 रुपीज़। यानी सैलरी हमें पता लग गई दोस्तों, ए की सैलरी पता लग गई, बी की सैलरी पता लग गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो ए और बी दोनों की सैलरी पता लग गई है हमें। अब निकालनी है हमें सी की सैलरी, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल आंसर सी की सैलरी से ही निकलेगा। तो निकालते हैं दोस्तों सी की सैलरी। क्या दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है हमें, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 रुपये मोर देन दैट ऑफ सी। टोटल डोनेशन कितना था दोस्तों, ए और बी का 0.15x था, इन दोनों का एडिशन, ये कितना है दोस्तों 1185 रुपये ज़्यादा है सी के डोनेशन से। सी ने 9% डोनेट करा था अपनी सैलरी का, यानी 0.09 ऑफ वाई। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलती है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 25900, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.15 इंटू 25900 इक्वल्स टू 1185 प्लस 0.09 वाई। यहाँ से आ जाएगा आपका दोस्तों 0.09 वाई की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे 0.15 इंटू 259
ये हो जाएगा दोस्तों आपका, इनको मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए हम 15 और इनको 26 मान लेते हैं, मतलब कि 26,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगी आपकी 15 इंटू 26,000, यानी कि 15 इंटू 26 हो जाएगा आपका 15 15 15 15 75, 15 छिक्की 90 की जीरो, हासिल लगी 9, 15 30 और 9 39, यानी 3900। तो 3900 में से आपको 15 और माइनस करना है, क्योंकि आपने 1 हटाया था यहाँ पे 259 से, आपने उसको 260 बनाया, यानी 1 हटाया है, तो आप 15 को और माइनस कर लीजिए दोस्तों। 15 को आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 3885। तो 0.15 ऑफ 25900 हो गया आपका 3885। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3885 माइनस 1185, ये आ गया दोस्तों 2700, यानी 0.09 वाई की वैल्यू आपकी 2700 आ गई है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो y की वैल्यू आ जाती है दोस्तों आपकी 2700 अपॉन 0.09, यानी कि आपका हो जाएगा 9×27 30,000 रुपीज़ सैलरी हो गई y की। अब हमारे पास y की सैलरी, मतलब y यानी कि c की सैलरी है हमारे पास। अब दोस्तों a की सैलरी है हमारे पास और b की सैलरी है। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल डोनेशन मेड बाय a एंड c इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ a b एंड c करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि ए और सी ने कितना कितना डोनेशन करा है दोस्तों। ए ने करा है 0.08 ऑफ 25900 और सी ने करा है दोस्तों आपका 0.09 ऑफ 30,000, मतलब 0.09 ऑफ 30,000, यानी कि ये भी हमने निकाला ही था दोस्तों, तो 2700 हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये ए और सी का डोनेशन है, ए और सी ने ये डोनेशन किया है। अब ए बी और सी की टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी है दोस्तों इनकी 25900 ए की है, 25900 आपकी बी की है एंड सी की है आपकी 30,000। तो दोस्तों इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 0.08 इंटू 259 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली इसमें भी इस तरह से करते हैं हम, 8 इंटू 260 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 260 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हो जाएगी 8×48, 8 इंटू 26 हो जाएगा आपका 8×48 की 8 लगी 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20, 208। 208 में से अगर हम माइनस करते हैं 8 को दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 20,000, मतलब 20,000 सॉरी 2,000। ये हो गया आपका दोस्तों 260, यानी कि 48 की 18 लगी 4, 2080 सॉरी 2080 में से आपको 8 माइनस करना होगा दोस्तों, क्योंकि वो 260 माना है हमने, ना कि 226। तो 260 में से यानी कि 8 इंटू 260 आ गया 2080, और इसमें से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो दोस्तों आ जाएगा 2072। ये आ गया आपका 2072 प्लस 2700 अपॉन, इसको अगर हम ऐड करें तो दोस्तों हो गया है आपका 25 दूनी 50, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 30, 80,000, 80,000 प्लस 9 दूनी 1800, यानी कि 80,000 है आपका। तो ये हो गया आपका टोटल आपका 80,000, वो 81,800 इंटू 100 ये आ जाएगा आपका दोस्तों। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो गया आपका 277 और 4772 अपॉन 81800 इंटू 100। तो दोस्तों अब ऑप्शंस जो हैं वो भी बड़े क्लोज हैं, 5.8, 6.2, 6.4, 7.1। तो टोटल आपका जो आ रहा है 4772 अपॉन 818 आ रहा है। हाँ तो दोस्तों ये 4772 अपॉन 818 हो गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो क्लोज ऑप्शंस की वजह से जो है आपको एग्जैक्टली निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं दोस्तों, हल्का सा ये पार्ट में मिटो देता हूँ। आई होप आपको उसके ऊपर का पार्ट सारा समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यह है आपका 818 और 4772। अगर यहाँ पे हम 5 टाइम्स चलाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 8×5 40 चल रहा है यहाँ पे, और 8×48 चल रहा है, तो 5 टाइम्स ही चलेगा यहाँ पे। 5×8 40 और 5×5 5 9 और 5×8 40, तो ये बचता है दोस्तों 2। 17 में से 9 गए, 8 बचे और ये 682, यानी कि 5 पॉइंट और यहाँ पे लग गया 0। ये हो गया आपका दोस्तों 6820, यानी कि यहाँ पे चलेगा आपका 8 नंबर 72, 9 नहीं चलेगा, आपका चलेगा 8 2 64, यानी कि 8 टाइम्स चलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो 5.8 समथिंग जो है आपका आंसर आएगा, यानी 5.8 समथिंग आपका ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली 5.8% दिया गया है। तो यही आपका सही आंसर आ जाता है दोस्तों। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया आपको 4 मैन एंड 6 वीमेन कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 days, whereas 3 men and 4 women can complete it in 7 days. How many should assist 25? How many men है यहाँ पर दोस्तों, इसको मैन कर लीजिएगा। How many men should assist 25 women to complete 2 whole 1/2 times the same work in 5 days? तो आपको बोला गया दोस्तों 5 मैन,
5 मैन और 6 वीमेन जो है मिलके काम करती हैं 5 दिन तक और टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। और सिमिलरली 4 वीमेन प्लस आपके 3 मैन मिलके काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 मैन थे, 4 मैन और 6 वीमेन, और 4 वीमेन और 3 मैन मिलके काम करते हैं और 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये 20 मैन प्लस 30 वीमेन आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7 चौक 28 28 डब्ल्यू प्लस 7 21 एम आ गया। जैसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका m इक्वल्स टू 2w। इससे हमें क्या पता लग रहा है दोस्तों, इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि 1 मैन का 1 डे वर्क जो है वो 2 वीमेन के 1 डे वर्क के बराबर है। मतलब कि एक मैन जो है ट्वाइस एज एफिशिएंट ऑफ 1 वुमेन है। तो अब हमें क्या काम करना है दोस्तों, हमें पूछा गया कि हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट 2 होल 1/2 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 डेज। तो अगर मैं कहूं कि 25 वीमेन के साथ मैं बोल सकता हूं दोस्तों एक्स वीमेन और जोड़ देता हूँ। अभी उन्होंने मैन पूछा है, मैन भी निकाल लेंगे हम, एक्स वीमेन और साथ में अटैच कर देता हूँ। तो टोटल काम जो है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है और टोटल काम कितना है 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क है। सिमिलरली यहाँ पर एक कोई सी भी इक्वेशन को ले लीजिए आप और इसको इक्वेट कर दीजिए, आपके मैन डेज इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 मैन प्लस 6 वीमेन इंटू 5। हाँ आपको पता है दोस्तों 4 मैन जो है आपके एक मैन 2 वीमेन के बराबर है, यानी कि 4 मैन की एफिशिएंसी कितने के बराबर हो जाएगी आपकी 8 वीमेन के बराबर, यानी कि 8 6 14 वीमेन, 14 वीमेन इंटू 5। और ये आपका अगर हम इसको इधर ले जाएं तो दोस्तों इंटू 5/2 हो जाएगा अगेन। एंड ये इक्वल है आपका, इस साइड है आपका 25 वीमेन प्लस एक्स वीमेन इंटू 5। तो ये आपका दोस्तों 5 से यहाँ पर 5 कट गया, 14 पंजे 70/2 यानी कि 35 वीमेन आ गया। ये हो गया आपका दोस्तों 25 वीमेन प्लस एक्स वीमेन इक्वल टू 35 वीमेन, यानी कि एक्स वीमेन की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 35 - 25 यानी 10 वीमेन के बराबर। यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10 के बराबर। 10 मतलब हमने बोला था कि 10 वीमेंस को हम ऐड कर रहे हैं और 25 वीमेंस के साथ अगर हम 10 वीमेंस को ऐड कर दें, बट उन्होंने पूछा मैन था दोस्तों। अगर मैन पूछा है तो 10 वीमेन को अगर हम ऐड कर रहे हैं, 10 वीमेन की जगह हम कितने मैन ऐड करते हैं जो इक्वल एफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द मैन जो है उतना ही काम कर देंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन एक्स्ट्रा जो मैन है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन जो असिस्ट कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं 10/2, यानी कि 5 मैन्स को हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 5, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 44 डिग्री, साइड बीसी प्रोड्यूस टू डी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल एसीडी मीट एट ई, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीईसी। तो हमें कहा गया एक ट्रायंगल है ए बी सी दोस्तों, इसमें अगर हम BC को प्रोड्यूस कर देते हैं D पॉइंट तक, तो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और एंगल ACD का बाइसेक्टर ये हो गया दोस्तों, और ये मीट करते हैं E पॉइंट पे। हमें E पॉइंट की वैल्यू बतानी है, एंगल E की वैल्यू बतानी है। हमें दिया गया है वैल्यू एंगल B की 72 डिग्री और एंगल C की 44 डिग्री। तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक एग्जैक्ट अच्छा रिजल्ट बता रहा हूँ, इसको याद कर लो। इस टाइप का फिगर कभी भी आए तो सीधा उसका आंसर लगा देना। एंगल ए जो होगा वो दोस्तों ट्वाइस ऑफ एंगल ई होगा, यानी कि एंगल ई जो होगा आपका वो एंगल ए का हाफ होगा। ए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 72 प्लस 44 प्लस एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका दोस्तों एंगल ए 180 माइनस 72 प्लस 44 ये हो गया आपका 76, 76 प्लस 40 116। ये हो गया आपका दोस्तों 10 में से 6 गए 4 बचे, 7 में से 1 गया 6 बचे, यानी कि 64 डिग्री। अब एंगल ए पता लग गया आपको, तो एंगल ई आप डायरेक्टली बता सकते हो दोस्तों, ये हो गया 2 × 6 2 × 4 32 डिग्री। अगर आपको इसका वो भी देखना है दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये याद नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, उसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 × 6 और 2 × 6 12 36 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल ई बी सी 36 डिग्री हो जाएगा। सिमिलर वे में ये 44 डिग्री है, तो टोटल बाहर का जो टोटल एंगल है लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 136 डिग्री। अगर ये 136 डिग्री है तो इसका हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 × 6 12 और 2 × 8 16 68 डिग्री। तो आपके पास टोटल एंगल आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल BEC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 36 प्लस 44 प्लस 68 प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लो फर्दर, तो ये हो गया आपका 6 × 4
वो 36 प्लस 44 80 हो गया, 80 प्लस 60 हो गया आपका 140, 148 हो गया, यानी कि एंगल ई हो गया आपका दोस्तों 180 माइनस 148, यानी कि हो गया आपका दोस्तों 32 डिग्री। और यही हमारा आंसर भी था, एंगल सी, वो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इन अ ट्रायंगल ABC AC इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, P इज अ पॉइंट ऑन AB such that CP इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल B दिया गया है और व्हाट इज द लेंथ ऑफ BP पूछा गया आपको। तो दोस्तों इसकी फिगर बनाते हैं दोस्तों। एक ट्रायंगल ABC बोला गया है आपको, एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC में अगर हम कहें AC की वैल्यू 8.4 है, BC की वैल्यू आपकी 14 सेंटीमीटर है, आपको बोला गया कि P एक पॉइंट है AB पे, P एक पॉइंट है AB पे, और अगर हम CP को मिला दें तो CP की वैल्यू दी गई है आपको 11.2 सेंटीमीटर। देन बोला गया आपको ACP की वैल्यू, जो एंगल ACP जो है वो एंगल B के बराबर है, तो आपको पूछा गया कि BP की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, BP की वैल्यू पूछी गई आपको। तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं कंसीडर करूं ट्रायंगल APC और ट्रायंगल ACB, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ध्यान से, एंगल ACP जो है वो बराबर है आपका एंगल ACP जो है आपका वो एंगल बराबर है दोस्तों आपका एंगल ABC के, ये हमें गिवन है। और एंगल A अगर बात करें हम एंगल A की, तो वो दोनों में कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल्स किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर सेम हो जाए दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे एक दूसरे से, यानी कि हम बोल सकते हैं दोस्तों ट्रायंगल APC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB के लिए। इनका डिनोटेशन बहुत ध्यान से लिखिए दोस्तों, जब आप स्टार्टिंग में कंसीडर करते हैं ट्रायंगल्स को तभी आपको पता होना चाहिए कि आप किन में सिमिलरिटी प्रूव कर रहे हैं। तो आपको पता है दोस्तों A आपका कॉमन आएगा यहाँ पर, तो आप A को यहाँ पर भी A यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर भी A यहाँ पर साथ में लिखिए। अब आपको पता है B और C सेम है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में APC वाले ट्रायंगल में C एंगल और ACB वाले ट्रायंगल में B एंगल सेम है, तो हम C जहाँ पे लिखा है उसी जगह पे B लिखेंगे और बाकी बचा हमने एज इट इज लिख लिया। अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं तो फिर आप डायरेक्टली रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। AP अपॉन AC जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा PC अपॉन CB इक्वल्स टू AC अपॉन AB, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ले लिया, AP ले लिया, AC ले लिया, फिर PC और CB ले लिया, देन AC और AB ले लिया। तो ये रेशियोज आपके हमेशा बराबर होने वाले हैं। अब आपको पता है दोस्तों AP की वैल्यू आपको नहीं पता, AC की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 8.4 दी गई है, PC की वैल्यू भी आपको पता है दोस्तों, PC की वैल्यू दी गई है आपको 11.2, सिमिलरली BC की वैल्यू 14 दी गई है, AC की वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है 8.4 है, बट हमें AB की वैल्यू नहीं पता और हमें यहाँ पे AP की वैल्यू नहीं पता। अगर मुझे AB की वैल्यू पता लग जाए दोस्तों पूरी और AP की वैल्यू पता लग जाए, तो मैं AB में से AP की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे को BP की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मेरे को दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर मैं पहले इन दोनों रेशियोज को कंसीडर करूं तो ये दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगर हम इन दोनों रेशियोज को कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AP की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे PC अपॉन CB इंटू AC, यानी कि 11.2 इंटू 8.4 अपॉन 14। इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और ये हो गया आपका 2 इंटू 0.6, यानी कि 11.2 इंटू 0.6 तो सॉल्व करेंगे हम तो जो है दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 6 कम 6, 6.72 आ गया दोस्तों। 6.72 सेंटीमीटर AP की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालनी है दोस्तों यहाँ पे AB की वैल्यू भी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करके सॉल्व करें तो AB की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी यहाँ पर 8.4 इंटू 14 अपॉन 11.2। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7 एकम 7 और आपका हो गया 7 छंग 42। सिमिलरली हो गया आपका 7 दूनी 14, ये हो गया आपका दोस्तों 2 से 2 काटेंगे हम तो ये हो गया आपका 0.8, इसको हम अगेन 4 से काट सकते हैं तो ये हो गया आपका 0.2, और यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 2.1 अपॉन 0.2 यानी 21/2, यानी AB की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 21/2 यानी 10.5। तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों AB की वैल्यू भी आ गई है, यहाँ पर हमारे पास AP की वैल्यू भी आ गई है। अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं तो हम BP की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि BP की वैल्यू होगी आपकी AB माइनस AP, यानी 10.5 माइनस 6.72,
ये अगर इसे सॉल्व करते हैं हम तो दोस्तों आ जाएगा 5 में 2 गए, वो आपका 10 में से 2 गए 8 बचे, 14 में से 7 गए 7 बचे, और 9 में से 6 गए 3 बचे, 3.78, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया आपको? क्वेश्चन 14 है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन। इसमें कहा गया आपको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz इक्वल्स टू ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यही कहा गया आपको। जस्ट आपको करना क्या है इसमें, आपको जस्ट इसको लिखिए एक बार, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। ये आपको दिया गया है दोस्तों LHS साइड में। आपको इसको देख के फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए दोस्तों, हिट कर जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो कि आपको हिट कर जाए वहां पे आपको सॉल्व कैसे करना है इसको। आपको फॉर्मूला याद आता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला सबको याद होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये। तो अगर मैं सेम फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करने की कोशिश करूँ, बनाने की कोशिश करूँ, तो ये बोल सकता हूँ मैं इसको, ये √2x का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया y का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2√2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया गया आपको माइनस में, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ हो गया आपका माइनस में 2√2xy प्लस आपका ये हो गया दोस्तों yz दिया गया आपको यहाँ पे, तो y इंटू 2√2z माइनस में ये हो गया आपका 8zx दिया गया, तो यानी कि √2x डॉट आपका 2√2z। तो हमने सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया दोस्तों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वाला लिख दिया। बट यहाँ पे देखो अब साइंस का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यानी कि किसी ना किसी डिजिट को माइनस होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे y में माइनस लगा दें दोस्तों, यानी कि माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस वाई का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर आएगा और प्लस वाई का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो आपके माइनस साइन के साथ आ जाएंगे, यानी कि ये वाला जो साइन आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और वाई के साथ वाली टर्म जो है, एक और टर्म है वाई के साथ यहाँ पे, वो है आपकी दोस्तों ये टर्म वाई और जेड की टर्म। एक्चुअली नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्स वाई जो है यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पे एक्स जेड नेगेटिव है, यानी कि आप बोलेंगे दोस्तों एक्स वाई नेगेटिव आया है यहाँ पर आपका, और जो है साथ में जेड एक्स नेगेटिव आया है, यानी कि हम शॉर्ट बोल सकते हैं दोस्तों कि x और z में से एक कोई वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। अगर वो नेगेटिव होगी तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर हमने पॉजिटिव आया था यहाँ पर, तो यानी कि z भी पॉजिटिव, z पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है यहाँ पे, तो x को हम नेगेटिव मान लेते हैं, x नेगेटिव होगा दोस्तों यहाँ पे माइनस √2x, ये पे माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया x की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। और हमारे को इसको कंपेयर करना था ax प्लस वाई प्लस bz के होल स्क्वायर से। अगर मैं ax से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस √2, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे दोस्तों, y से कंपेयर करूँ तो 1, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों यहाँ पर ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर है, यहाँ पे c तो दिया ही नहीं है दोस्तों, b ही दिया है, और b दिया है z का कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट है z का, यानी कि ये हो गया 2√2 दोस्तों, a की वैल्यू माइनस √2 और b की वैल्यू 2√2। अब हमें पूछा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। a स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका √2 का होल स्क्वायर, हमें पूछा गया दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो a स्क्वायर कितना हो गया आपका दोस्तों, माइनस √2 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका दोस्तों, 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस ए बी कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ √2 इंटू बी है आपका 2√2। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, प्लस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 8, और ये माइनस और माइनस प्लस कर जाएगा, प्लस होगा आपका 2 इंटू √2 यानी कि 4, 8 2 10 4 14, तो 14 जो होगा दोस्तों आपका वो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया आपको, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 200 से 800 तक के ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं हमें जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल ना हो। तो हम ऐसा करते हैं कि 5 से डिविजिबल भी हो और 7 से डिविजिबल भी हो और दोनों से डिविजिबल भी हो, ऐसे सारे नंबर्स निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 200 से 800 तक कितने नंबर होंगे,
200 से 800 तक होंगे। अगर हम 200 और 800 दोनों को कंसीडर कर लें तो हो जाएंगे दोस्तों 800 माइनस 200 प्लस 1, यानी कि टोटल 601 नंबर, 601 नंबर्स होंगे 200 से 800 के बीच में। अब हमें 5 से डिविजिबल वाले निकालने हैं। तो 200 200 जो है 5 से डिविजिबल होता है, देन उसके बाद 205 डिविजिबल होगा, इसी तरह से चलता जाएगा और 800 तक डिविजिबल होगा। सिमिलरली हम ये 5 से डिविजिबल वाली सीरीज लिख ली, यानी कि अब 7 से डिविजिबल वाली सीरीज लिखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7 से डिविजिबल क्या होता है, 7 दूनी 14 और आपका ये हो गया 60, 7 नम 63, यानी कि 203 सबसे पहला नंबर जो होगा वो 203 होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा दोस्तों। सही बात। तो अब उसके बाद जो है एंड तक चलते जाएंगे हम, लास्ट जो नंबर होगा वो कौन सा डिविजिबल होगा दोस्तों 7 से, वो हमें और देखना है। ये हो गया आपका 800, तो 7 एकम 7 और आपका इससे रिमाइंडर आएगा दोस्तों 7 एकम 7, 800 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 10 हो गया 7 एकम 7 और देन 30, 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर आपका 800 को 7 से डिवाइड करने पे दोस्तों आपका रिमाइंडर जो है वो आ रहा है 2, यानी हम 2 माइनस कर दें, यानी कि हम लिख दें 798। तो 798 जो है दोस्तों आपका डिविजिबल होगा 7 से। ये पता लग गया अब हमें। 7 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सीरीज बनती है वो भी निकाल लेंगे हम, 35 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। अब हमें ये भी निकालना है दोस्तों। तो 35 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 35, दोस्तों को हम 35 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 35 और 200 को, ये हो गया आपका 35 से कम 35, वो 35 से कम 35 कह रहा हूँ मैं, आपका हो गया 6 टाइम्स चलेगा, 6 पंजे 30 की जुड़ा चलेगी 3, 6 बार 6 18 और 18 और 3 21, 210, मतलब 6 टाइम्स चल रहा है दोस्तों, 210 आ रहा है, मतलब 5 टाइम चलाएंगे हम तो उससे थोड़ा कम आएगा, 200 से भी कम हो जाएगा, यानी कि पहली डिजिट जो है वो 210 है दोस्तों। और लास्ट डिजिट क्या होगी दोस्तों, अगर हम 35 को ही 800 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 800 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ गया आपका 35 दूनी 70, बचा ये आपका 1 और 10 हो गया, यानी कि आपका रिमाइंडर बच गया 10, यानी हमें 10 माइनस कर दें 800 में से तो हमारा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 790। ये डिविजिबल होगी दोस्तों आपकी 35 से, मतलब 7 और 5 दोनों से। एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों, 35 दूनी 70, 70 करा तो आपने 10 आया यहाँ पर, ओके 10 100 आया दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 35 के बाद ये आपका 100 आएगा और यहाँ पे एक और बार चलेगा, यानी कि आपका चलेगा 35 दूनी 70 दोबारा चलेगा और बचेगा रिमाइंडर 30। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है तो 800 में से 30 माइनस करेंगे हम दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 770, यानी लास्ट डिजिट 770 हो गई। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। ये सारी की सारी एपी हैं, तीनों की तीनों दोस्तों एपी हैं, 200 से लेके 800 तक, 203 से लेके 798 तक, 210 से लेके 770 तक। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, ए एन इक्वल्स टू आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे बार बार। यह हो जाएगा आपका ए एन, यानी कि 800 जो है आपका वो 200 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 के बराबर हो जाएगा। तो एन माइनस 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, 800 में से 200 गया 600, 600 बटे 5 हो गया आपका दोस्तों 5 कम 5 5 10 120, यानी कि एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे दोस्तों 121। तो मैं बोल सकता हूँ 5 से डिविजिबल होने वाली टोटल 121 टर्म्स हैं। सिमिलरली यहाँ 7 से डिविजिबल होने वाली कितनी टर्म्स होंगी दोस्तों, ये 798 माइनस 203 कर लूँ मैं तो ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, n माइनस 1 इंटू 7 के, यानी कि यहाँ से आपका आ जा रहा है दोस्तों n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 798 में से 203 माइनस करेंगे तो हम 8 में से 3 गए 5 बचे और आपका आ गया 5 और यहाँ से 9 बचा और यहाँ 7 में 2 गया 5, 8 में 3 गए 5 बचे और ये हो गया आपका 585 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 7 8 56 और आपका आ गया यहाँ दोस्तों 9 आएगा, 8 में से 3 गए 5 बचे, 9 का 9 और 7 में से 2 गए 5, तो 595 को 7 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 7 8 56 और 7 5 35, 85, यानी कि n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 85 प्लस 1 यानी कि 86। तो 86 टर्म्स जो है दोस्तों 7 से डिविजिबल हैं। अब हमें निकालना है 35 से डिविजिबल होने वाली कितनी टर्म्स है। तो जस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए और कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 770 माइनस n माइनस 1 इंटू 35 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 770 माइनस 210,
ये हो गया आपका 0, 7 में से 11 6 बचे, 7 में 2 के 5 बचे, यानी ये हो गया आपका दोस्तों, इसको काटेंगे हम 7 पंजे 35, 7 2 56 80, 5 एकम 5 और 5 36, यानी कि वैल्यू आ गई दोस्तों 17। तो 35 से डिविजिबल वाली टर्म्स पता लग गई हमें, 7 से डिविजिबल वाली टर्म्स पता लग गई हमें, और 5 से डिविजिबल वाली टर्म्स पता लग गई हमें कि कितनी कितनी है दोस्तों। 5 से 121 है, 7 से 86 है, तो इसको थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। 5 से डिविजिबल वाली टर्म्स है हमारे पास 121, जो 7 से डिविजिबल होती हैं वो टर्म्स है हमारे पास 86, और जो 35 से डिविजिबल होती हैं वो 17 टर्म्स हैं। तो मैं कहूँ अगर टोटल बोथ 5 एंड 7 से डिविजिबल होने वाली टर्म्स कौन कौन सी होंगी, तो बोथ 5 और 7 दोनों से, मतलब आइदर 5 और आइदर 7 से होने वाली कितनी टर्म्स होंगी, आइदर 5 और आइदर 7 से होने वाली, नॉट बोथ यहाँ पे, क्योंकि नाइदर है तो हम आइदर को कंसीडर करेंगे, आइदर 5 और आइदर 7 से डिविजिबल होने वाली टर्म्स होंगी दोस्तों आपकी 121 प्लस 86, पर इनमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो 35 से डिविजिबल वाली भी दोनों में आ गई होंगी, तो हम इसमें से एक बार माइनस कर देंगे, टोटल 17 टर्म्स माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 6 और 1 7, 7 में 7 गए 0 बचे, 8 और 2 10, और ये हो गया आपका 8 और 2 10, 10 में से 1 गया 9 बचे, और यहाँ पे आ गया आपका 1, यानी कि आपका दोस्तों आ गए 190। तो टोटल 190 टर्म्स जो है आपकी ऐसी टर्म्स हैं दोस्तों कि जो आपका डिविजिबल है 5 या 7 से। हमें बताना है कि ऐसी टर्म्स जो कि 5 और 7 से डिविजिबल ना हो, तो हमने टोटल निकाली थी दोस्तों 601 टर्म्स होंगी, टोटल 601 टर्म्स थी। अब 601 में से अगर मैं 190 माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि नाइदर 5 नॉर 7 से डिविजिबल वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1 में से 0 गया 1 बचा, देन आपका ये हो जाएगा 10 में से 9 गया आपका अगेन 1 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा। 411 टर्म्स ऐसी हैं दोस्तों जो ना कि 5 से डिविजिबल है और ना ही 7 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको मैंने क्लियरली समझा दिया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। इसको स्पीड से करना है दोस्तों, बट यहाँ पे मैं समझा रहा था तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका जो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगेन इसको आपको लास्ट को के लिए रखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। डिनोमिनेटर को सॉल्व करें अगर हम तो बॉड मास रूल लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 ऑफ 2। सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं दोस्तों बॉड मास के अंदर, तो 8 ऑफ 2 हो जाएगा आपका दोस्तों 8 इंटू 2 माइनस 7। अब ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम जो है डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका दोस्तों 8 इंटू 8 बाई 4 माइनस 8 बाई 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों यहाँ पे, और माइनस 7। इसको अगर हम लिखें तो दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 16 माइनस ये हो गया आपका 1/2 माइनस 7, यानी कि आपका आ गया दोस्तों 16 माइनस 1/2 माइनस 7, यानी कि 16 दूनी 32 माइनस 1 माइनस 14 अपॉन 2। ये आ गया आपका दोस्तों 32 माइनस 15/2 यानी 17/2। तो हमें पता लग गया डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है दोस्तों 17/2। डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी पास 17/2 आ गई, तो इसको हटा देते हैं हम और एक जगह लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गई आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 17/2 आ गई है। अब हमें न्यूमिनेटर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम न्यूमिनेटर को कंसीडर करें तो अगेन बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इतने ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने टर्म को अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका छोटा ब्रैकेट है इसमें पहले, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 8 लिखा है, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 8 यानी कि 4 8 32, ये आ गया 32 प्लस। अब यहाँ पे बाहर की साइड हमें जो है अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम ये पहले ही सॉल्व कर दिया हमने। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिवाइड को, 4 डिवाइड बाई 8 यानी कि 4/8। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4 डिवाइड बाई 32, ये हो गया आपका अगेन 4/32 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4/8 हो जाएगा आपका 1/2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा आपका दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 और 1 17/8। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हो गई आपकी दोस्तों 17/8। इसी तरह से स्टेप्स में सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगर आप स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन अगर आप एक साथ लेके चलेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चलिए इसको, और फाइनल जो है उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा।
अब हम पूरे के पूरे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, पूरे ये बड़े ब्रैकेट को। तो ये हो गया आपका 8 - 3, ये बड़े ब्रैकेट में 8 - 3 को हम इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 - 3 यानी 5 हो गया, 5 डिवाइड बाई 17/8 -2 हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम रिवर्स कर देते हैं वैल्यूज को। 8/17 - 2 ये आ गया आपका दोस्तों 5 × 8 = 40/17, यानी कि इसको बोल सकता हूँ मैं 40 - 34/17, यानी कि हो गया आपका दोस्तों 6/17। तो बड़े वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 6/17। अब हमारे पास सिर्फ 8 से डिवाइड करना है इसको, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो हो जाएगी पूरी की पूरी न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 8 डिवाइड बाई 6/17। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 8 × 17/6। ये आ गया आपका 8 × 17/6, यानी 2 × 6 2 × 8 17 × 68/3, टोटल 68/3 जो है आपका दोस्तों न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है। अब न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें पता ही थी 17/2, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 68/3/17/2, 17 × 68 यानी कि 4 आ गया यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 4 दूनी 8/3। तो एज सिंपल एज दैट ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका दोस्तों डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया हमें व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स फ्रॉम 2014 से 2018 तक। 2014 से 2018 तक जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल फ्रॉम 2014 टू 2018 जो है हमें वो बताना है दोस्तों। तो टोटल 2014 में कितनी मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस हुई थी और 2018 में जो है वो कितनी प्रोड्यूस हुई थी वो हमें निकालना होगा। तो 2014 में हुई थी दोस्तों 84 + 87 + 89 + 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 4 11 और 9 20 20 + 100 + 1 8 80 8 2 8 24 240 + 100 340, यानी कि टोटल 360 मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस हुई थी। ये 1000 में तो 360,000 बोल सकते हैं आप दोस्तों। अब बोलते हैं 2018 की। 2018 में क्या हुआ है, 2018 में 98 + 92,000 + 110,000 + 120,000। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 9 दूनी 18 180 प्लस आपका हो गया दोस्तों 110 + 120। ये अगर इसे सॉल्व करें हम तो 100 + 100 200 230 230 + 8 हो जाएगा आपका 310 + 410 और 420। तो ये हो गया दोस्तों 420। ये था आपका 2014 में और ये हो गया 2018 में। आपको पूछा गया कि 2014 में जो प्रोडक्शन हुआ था वो कितना इंक्रीज हुआ है 2018 के कंपैरिजन में। तो अगर हम देखें ध्यान से तो दोस्तों टोटल 60 इंक्रीज हुआ है। 420 - 360 कितना होगा दोस्तों, 60 ही होगा। तो 60 इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ कितने से है, 360 से इंक्रीज हुआ है हमें, क्योंकि 2014 को बेस ईयर मान के चेक करना है कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों 60/360 100 पे कितना इंक्रीज हुआ है, ये हो गया आपका 1/6 × 100, यानी कि इंक्रीज हो गया आपका दोस्तों 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3%, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों करेक्ट आंसर एकदम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 अगेन डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया कि बाई व्हाट परसेंटेज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए मोटरसाइकिल्स ओवर ऑल द ईयर्स is less than the total production of all type of motorcycles in 2013 and 2016। तो सबके हमें टोटल निकालने पड़ेंगे दोस्तों। पहले 2013 से चलते हैं। 2013 में क्या है, 2013 में 95 98 104 + 103, और आपका यहाँ पे 2016 में कितना है दोस्तों, 2016 में आपका 89 + 88 + 92 + 95। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 8 5 13 8 5 13 हो गया, और 13 और 4 आपका हो गया दोस्तों 17 17 और 3 20 हो गया। 20 9 दूनी 18 180 + 100 और 100 200, ये हो गया आपका दोस्तों 400। टोटल 2013 में 400,000 जो है मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस हुई थी। नाउ चेकिंग 2016 में कितना हुई थी। तो 2016 में हुई है आपकी दोस्तों 9 और 8 17 और 17 और 7 हो जाएगा आपका 24। तो ये हो गया आपका 24, देन 8 दूनी 16 160 + 9 दूनी 18 180, ये हो गया आपका दोस्तों 14, यानी कि 340 340 + 20 364, टोटल 364 हो गया। 2016 में 364 हो गया, 2013 में 400 हो गया।
अब टोटल 2013 और 16 में अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका दोस्तों 364 प्लस 400 यानी कि 764। अब हमें पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है हमें कि टोटल प्रोडक्शन टाइप ए मोटरसाइकिल्स का 6 सालों में, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ए का कितना हुआ था प्रोडक्शन, ये हुआ था दोस्तों 95 प्लस 84 प्लस 85 प्लस 89 प्लस 80 प्लस 98। ये अगर हम सॉल्व करें तो दोस्तों आ जाएगा 5 4 9 5 14 9 14 और 9 जो हो गया आपका 23 23 और 8 हो गया आपका 31 31 प्लस ये हो गया 9 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32 यानी 320 प्लस 180, ये हो गया आपका दोस्तों 400 और 500 531। तो ये 531 हो गया दोस्तों, ये 764 हो गया है और ये 531 हो गया। अब हमें सिर्फ इतना पूछा गया कि 531 जो है वो कितना कम है 764 से, बस हमें इतना ही बताना है दोस्तों। तो 764 से 531 कितना कम है दोस्तों, निकाल लेते हैं। 764 माइनस 531 और टोटल परसेंटेज निकालना है हमें, तो 764 से डिवाइड करके 100 से निकाल देते हैं। ये आ जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा और 7 में से 5 गया 2 बचा। 233/764 इंटू 100। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें 30.5 31.6 32.8 और 32.2 बहुत क्लोज ऑप्शन से आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इस बार ये जो पेपर है एसएससी का बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं है बट कैलकुलेटिव है और टाइम ही है जो आपके पास ये नहीं होता एसएससी के पेपर्स में। तो दोस्तों इनको बड़े स्पीड से कैलकुलेशन से करना है आपको, स्पीडी कैलकुलेशन से। तो हमें बोला गया 764 और ये हो गया आपका दोस्तों 100। तो अगर हम इसे 4 से थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं करते दोस्तों, 764 से सीधा 23300 को हम डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 7 21 यानी कि 3 टाइम्स चला सकते हैं हम यहाँ पे, 3 चौक 12 और आपका 3 6 18 और 1 19 की 9 हासिल होगी, 3 7 21 और 1 22 2292 आ गया यहाँ पे दोस्तों। आपका आ जाएगा 10 में से 2 गए 8 बचे और आपका 12 में से 9 गया 3 बचा और आपका ये 0 38 यानी 380 बच गया दोस्तों। अब पॉइंट 0 लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, पॉइंट 0 लगाने के लिए 30 लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको साथ में। अब आपका हो गया है दोस्तों 3800, इस पे आप चलाओगे तो ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 मतलब 5 के अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली 5 के अराउंड चलेगा यानी 30.5 के अराउंड जो है आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो जो है आपको या तो स्किप करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, नहीं तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। और बच्चे भी हो रहे हैं दोस्तों स्मार्ट, तो आपको भी उनके साथ बढ़ना है। अगर आपको स्कोर करना है 170 180 एटलीस्ट आप स्कोर करना चाहते हैं, तो आप क्वांट को छोड़कर या क्वांट में इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको फाइट मारना पड़ेगा और क्वेश्चन में टाइम बचाना पड़ेगा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है हमें, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर at A and B and the distance between their centers is 10 centimeter. The length of the common chord AB is what? तो आपको फिगर बनानी है दोस्तों। सबसे पहले 2 सर्कल्स दिए गए हैं हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है हमें। O1 मान लेते हैं और O2 मान लेते हैं, O1 O2 की वैल्यू 10 दी गई है। अब यहाँ पर A पॉइंट ये रहा और B पॉइंट ये रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट। AB की लेंथ निकालनी है हमें। अगर आप ध्यान से देखो तो O1 O2A और O1 O2B जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, क्योंकि O1A 7 दिया है, O2A 5 दिया है, यहाँ पर भी 7 होगा, ये भी 5 होगा और O1 और O2 की लेंथ जो है आपको पता है सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों के एरिया भी सेम होंगे। दोनों के एरिया सेम है यानी कि ये दोनों की वाली साइड्स भी सेम होंगी, यानी कि इसको मैं मान लूँ AP, तो AP इक्वल्स टू PB हो गया दोस्तों। तो मैं AP निकाल के AP का ट्वाइस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करूँ O1AP में और O2AP में, हाँ O1AP और O2AP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और AP स्क्वायर की वैल्यू निकालूं दोनों जगह से, तो क्या होगी दोस्तों, इस जगह होगी 7 स्क्वायर माइनस O1P का होल स्क्वायर। O1P को मान लेता हूं मैं दोस्तों x है, अगर मैं O1P को x मान लूंगा दोस्तों तो O2P कितनी हो जाएगी, हो जाएगी दोस्तों 10 माइनस x। तो हो जाएगी दोस्तों O1P x हो गई, यहाँ पे O2P हो गई आपकी हमारी 10 माइनस x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 5 स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, 49 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो गया आपका दोस्तों 100 माइनस 25 यानी कि 75, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 75 प्लस 49 हो जाएगा आपका दोस्तों, और अपॉन 20 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 9 5 14, हासिल लगी 1 7 4 11 और 1 12, 124/20 यानी कि 62/10 आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें एक्स की वैल्यू पता है दोस्तों, O1A की वैल्यू पता है, तो अगर मैं ट्राइंगल O1AP में दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, AP की वैल्यू निकल जाएगी, AP की वैल्यू निकलेगी आपकी 7 स्क्वायर माइनस O1P स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी 7 स्क्वायर यानी 49 माइनस 62/10 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 62 का होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो 62 के होल स्क्वायर को आप किस तरह निकाल सकते हो, तो ट्रिक से निकाल लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, 60 + 2 और इंटू 60 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 60 + 2 इंटू 60 + 2 यानी 3600, प्लस आपका एक बार 120 को जोड़ोगे आप, देन एक बार इधर से 120 को जोड़ोगे और एक बार आप जोड़ोगे दोस्तों 4 को, ये हो गया आपका 3844, तो ये आपका 3844 यानी कि आपको हो गया 49 माइनस 3844 अपॉन 100, और ये आपका अंडर रूट में। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये 4900 हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4900 माइनस 3844 अपॉन 100 अंडर रूट में। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 4900 माइनस 3844 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 4 गया 3 बचा, और यहाँ पे आपका 8 में से 8 गया तो 0 बचा, और 9 में से 4 गया तो 5 बचा, सॉरी 3 नहीं बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 9 में 4 गया तो 5 बचा, और 8 में से 8 गया 0 बचा, और यहाँ पे 1056/100 आ गया। अगर मैं इसको निकालूं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूं इसको, मतलब 4 और 4 कॉमन ले लूँ इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया और 4 कॉमन ले लिया, मतलब 4 × 4 करके फैक्टर्स निकाल लिए, मतलब 16 से डिवाइड करूँ मैं इसको तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 16 J 80 और 16 × 96, 16 × 96, और ये आपका आ गया फिर 4 5 16 × 96 यानी कि 4 × 4 × 66 अपॉन ये हो गया 100 में, तो यहाँ से आप बाहर निकालोगे तो 4√66/10 आ रहा है दोस्तों AP की वैल्यू। AP की वैल्यू अगर आपकी 4√66/10 आ गई दोस्तों, तो आपका AB की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू होगी आपकी ट्वाइस ऑफ AP, यानी कि AP की वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ 4√66/10, ये आपका 2 से 10 कट गया यानी कि 5, 4√66/5 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया हमें, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको देखते ही उड़ाना है, और कैसे उड़ाना है दोस्तों, मार्क प्राइस, और आपको इसके लिए हथियार अपने बनाने होंगे दोस्तों, और हथियार क्या होते हैं, हमारे फॉर्मूले होते हैं, हमारे जो फॉर्मूले हैं उनसे डिराइव फॉर्मूले हमें कुछ बनाने होते हैं, तो MP और CP का डायरेक्ट रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला होता है दोस्तों MP/CP के डायरेक्ट रिलेशन का 100 + माइनस प्रॉफिट/लॉस% अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट %। ये फॉर्मूला दोस्तों आप रट लो अच्छे से, ये फॉर्मूला आपका इतना यूज होगा ना, आपका इतना यूज होगा SSC के पेपर्स में, डायरेक्ट MP और CP का रिलेशन आपको यहाँ से निकल जाएगा, आपको SP बीच में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें MP और CP का रेशियो ही पूछ लिया है दोस्तों, तो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे आपका आर्टिकल्स पे प्रॉफिट हुआ था 8% का, मतलब 8% ज़्यादा बेच रहे हो तो प्रॉफिट 8% का है, यानी कि 108 हो गया, डिस्काउंट आपका 10% का है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90% हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों 9 × 90, और ये हो गया आपका 9 × 9 9 × 18 2 × 12 2 × 10, तो MP और CP का रेशियो आ गया आपका 6:5, बट पूछा हमें CP और MP का रेशियो है दोस्तों, तो CP और MP का रेशियो हो जाएगा आपका 5/6 यानी 5:6। ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ट्राई करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ टाइप B प्रोड्यूस्ड इन 2016 एंड 2018, प्रोड्यूस्ड इन 2016 एंड 2018 टू द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ टाइप D प्रोड्यूस्ड इन 2013, 15 एंड 16। टाइप B की बतानी है हमें, टाइप B की 2016 और 18 में 88 है और 92 है, तो 88 और 92 पहली बात तो हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। देन बात करते हैं हम टाइप D की, टाइप D की आपकी 2013 में, 2015 में और 2016 में दोस्तों, यानी 103 + 102 + 95, ये आ गया आपका 3 2 5 5 10, 100 100 200 200 + 100, ये 200 +
90 है दोस्तों, 90 प्लस 10 यानी कि 300। तो ये आपका डी के बारे की इन्फॉर्मेशन में आ गई। आपके यहाँ पे बी की इन्फॉर्मेशन आ गई, बी और डी दोनों की इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपके पास बी की कितनी है दोस्तों, 82, 88 प्लस 2 90, 90 प्लस 90 180। तो हमें रेशो पूछा है दोस्तों, इनका रेशो कितना होगा। ये रेशो होगा आपका 180 रेशो 300, यानी कि आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 नहीं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 30, 6 पंजे 30, 50, यानी कि 3:5। 3:5 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी ही आपका इसका करेक्ट आंसर भी होगा दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे करना है, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इसको हम सेकंडों में। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में अगर आप वैसे सॉल्व करना शुरू करोगे, बेसिक से सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, बहुत टाइम। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें कहा गया कि 8000 से कोई अमाउंट जो है वो बन जाता है 9261। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और इंटरेस्ट जो लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है। हाफ ईयरली लग रहा है मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका हाफ, यानी कि 5%। 5% रेट लग रहा है। हम कितने साल के लिए लगा रहे हैं, कितने टाइम के लगा रहे हैं, हम वो देखना है। मतलब हम 6 मंथ्स के कितने ग्रुप्स में लगा रहे हैं उसको, वो हमें चेक करना है। आपको पता है दोस्तों 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं हम 1/20, यानी कि 20 से आपको ये पता होना चाहिए 20 से 21 हो जा रहा है वो एक साल में, फर्स्ट ईयर में। या फर्स्ट ईयर, यहाँ इस केस में बात करेंगे तो हम फर्स्ट 6 मंथ बोलेंगे हम दोस्तों। फर्स्ट 6 मंथ में आपका 20 से 21 हो जा रहा है। तो अगला जो 6 मंथ होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, ये 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा। उससे अगले 6 मंथ में क्या होगा, 20 के क्यूब से 21 का क्यूब हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे 20 का क्यूब होता है आपका 8000 और 21 का क्यूब होता है आपका दोस्तों 9261। तो यानी कि हमें यहाँ से पता लग गया कि टाइम कितना है। यहाँ पे पता लग गया हमें टाइम है दोस्तों आपका टोटल 6 मंथ करके 3 बार हुआ है, यानी कि 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, यानी कि 1.5 ईयर का टाइम है दोस्तों। अब 1.5 ईयर का टाइम हमें दिया गया है। अब हमें पूछा गया है कि सेम सम पे कंपाउंड वो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सेम सम यानी 8000 रुपये पे ही जो है फॉर द सेम टाइम। सेम टाइम कितना, 1.5 साल में, एट द डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 10% था। अब डबल करेंगे तो हम 20% रेट पे, प्रिंसिपल आपका 8000 है, कितना हो जाएगा। अब जब भी आपका फ्रैक्शन वाला वैल्यू हो तो आप इसको 2 पार्ट्स में निकालो, एक साल में निकाल लो, फिर उसके बाद उस पर भी इंटरेस्ट लगा लो और वो निकाल दो। एक साल का आपको दोस्तों पता ही है कि एक साल का CI और SI दोनों सेम होता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 20% के हिसाब से एक साल में 8000 रुपये पे हमें कितना CI मिलेगा। ये मिल जाएगा हमें दोस्तों 20/100 यानी कि 5 हो गया आपका 1600 रुपये का। तो 1600 रुपये का आपको CI मिल रहा है पहले साल में, यानी कि पहले साल के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया दोस्तों 9600। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9600 रुपीज़ पे लगेगा, और वो कितना लगेगा दोस्तों 20% का रेट के हिसाब से लगेगा और आधे साल के लिए लगेगा। अपॉन 100 कर देते हैं परसेंटेज हटा के, ये हो गया आपका दोस्तों 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 से आपका 1 जीरो कट गया, यानी कि टोटल 960 रुपीज़ का इंटरेस्ट और लगेगा। आपका 1600 का इंटरेस्ट पहले साल में लगा था और आधे साल जो लास्ट के 6 मंथ्स होंगे उसमें 960 रुपये का लग रहा है। तो टोटल CI कितना हो गया दोस्तों आपका 1600 प्लस 960, यानी कि हो गया आपका दोस्तों 2560 रुपये। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। बस अप्रोच करने का तरीका जो है, क्वेश्चंस को आप देखते किस तरह से हो, वही आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना, उसमें जो है वही डिफरेंस प्ले करता है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को देखते हो उस अप्रोच से सॉल्व करना के नज़रिए से, आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आता है कि हाँ ये अप्रोच मेरे को लगानी है इसमें, और ये क्वेश्चन चुटकियों में मैं सॉल्व कर जाऊंगा। बात दोस्तों टाइम का है, पढ़ के सब के सब वहाँ पे सेम जा रहे हैं। अगर आपके पास आपका कंपटीशन दोस्तों 30 लाख बच्चों से है, तो 30 लाख में आप ये मत समझिए कि 30 लाख में कंपटीशन है। कंपटीशन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों का ही कंपटीशन रहता है, और उन 1 लाख बच्चे जो है आपके, वो सब के सब जो है बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है सारे टॉपिक्स की वो करके जाते हैं। तो आपको उनसे स्टैंड आउट कैसे होना है दोस्तों, स्टैंड आउट आप तभी हो पाओगे जब आपको समझ में आएगा कि इनको अप्रोच कैसे करना है। छोटा तरीका ढूंढना होगा आपको दोस्तों क्वेश्चन को अप्रोच करने का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, A sells an article to B at a loss of 20%, B sells it to C at a profit of 12.5% and C sells it to D at a loss of 8%।
देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी। तो दोस्तों आपको परसेंटेज यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, वो बड़ी काम आएंगी। 20% को लिख सकते हैं हम दोस्तों 1/5, देन 12.5% को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/8। सिमिलरली 8% को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2/25। तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ए जो है 5 की चीज जो है दोस्तों उसको ए जो है लॉस पे बेच रहा है, तो 5 की चीज 4 में दे रहा है बी को। अब बी क्या कर रहा है, बी जो कर रहा है, बी के पास है 8, वो 12.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी वो 8 की चीज को 9 में बेच दे रहा है। अब सी क्या कर रहा है, सी अगेन लॉस में बेच रहा है, यानी कि वो 25 की चीज को दोस्तों लॉस में यानी कि 23 रुपए में बेच रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो प्राइस ये वाला है, बी को जो मिला है, खरीद मिली है, कॉस्ट प्राइस बी के लिए दोनों टाइम सेम रहेगा। यानी कि अगर हम इनको रेशोज को इक्वेट कर लें, इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 दूनी 10 रेशो 8 रेशो 9 और यहाँ पे 25 रेशो 23 अलग चल रहा है। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस जो है सी के लिए दोनों टाइम सेम रहेगा, यानी यहाँ पे मैं 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस रेशो में, और ऊपर वाले रेशो में दोस्तों 25 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 25 की मल्टीप्लाई करने पे 250 रेशो 25 अट्टे 200, ये हो गया आपका 25 निम्मा 225 और आपका फाइनल 25 इंटू 23, वो 25 इंटू 23 नहीं सॉरी 9 इंटू 23, यानी 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। तो ये आपका रेशो पता लग गया दोस्तों सारे के सारे, ए ने कितने में बेचा, बी ने कितने में बेचा, सी में कितने में बेचा और डी ने कितने में बेचा, रेशो की फॉर्म में एटलीस्ट हमें पता लग गया है। अब हमें ये बताया गया कि डी ने अगर खरीदा था 248 रुपये 40 पैसे का, अगर डी ने खरीदा है 248 रुपये 40 पैसे का, यानी कि सी ने जो बेचा होगा यानी कि 207 रुपये में बेचा था, डी ने भी उतनी रुपये में खरीदा होगा, यानी कि 207 की वैल्यू जो है हमारे पास दोस्तों 248.40 रुपये दी गई है 207 यूनिट की। तो हमारे पास यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, और हमें पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी। ए और सी में ए को कितना लॉस हुआ होगा दोस्तों, 250 की चीज 200 में बेच दी उसने, तो कितने यूनिट का लॉस हो गया होगा, ए को लॉस हुआ होगा दोस्तों 50 यूनिट्स का। अब बात करें सी को, तो सी ने क्या काम किया, 225 की चीज 207 में बेच दी, तो उसको कितने का लॉस हुआ होगा दोस्तों, उसको लॉस हुआ होगा हमारा 225 माइनस 207, यानी कि 5 और ये 3 8 और 18 यूनिट्स का। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है दोस्तों, 50 माइनस 18 कितना होता है, 50 माइनस 18 होता है आपका 32 यूनिट्स, हमें 32 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ए और सी का डिफरेंस निकालना है हमें, तो ए और सी का डिफरेंस हो गया 32 यूनिट्स का, तो हमें 32 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। 248.40 की वैल्यू 260 यूनिट्स के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 248.4 अपॉन 207 के बराबर, और 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो इंटू 32 और कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका दोस्तों डिवाइड बाई 0 कर लो। 207 से अगर हम 2484 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 207 एकम 207 प्लस ये आपका हो जाएगा दोस्तों 48 में से 8 गए हमारे, बचेगा आपका 40 और यहाँ पे एक और घटाया था हमने, तो बच गया आपका 31। हाँ तो 41 बच गया आपका, यहाँ से 207 से हमने 248 पे चलाया एक बार, तो ये बच गया आपका 414 और 1414 हो जाएगा आपका 207 का ट्वाइस, तो 207 को हम ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो गया आपका दोस्तों 12 इंटू 32/10। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में फास्ट होना है दोस्तों आपको। 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगी, 2 12 24 36 और 2 38, यानी कि 384 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 38.4 रुपीज़ जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया भी है। तो दोस्तों बस कैलकुलेशन करनी थी आपको, आप सारी वैल्यू निकाल के देखोगे एक एक वैल्यू, उसमें लगेगा आपको बहुत टाइम, तो इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्टली ये रिलेशन बना लो, या तो उस तरह से भी करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, मैंने आपको ये वाली अप्रोच भी बता दी है, वो बेसिक अप्रोच आपको पता ही होगी दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया हमें इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 है और थीटा लाई बिटवीन 0 to 90,
तो वैल्यू पूछी गई हमें कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा अपॉन टेन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन टेन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा की। तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दिया है हमें। तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 7 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल एज दैट। 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों, ये इक्वल टू 6 है। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर x मान लें तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू -1। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। 1/2 x की वैल्यू आ गई। साइन थीटा हमने माना था 1, साइन थीटा माना था हमने x को, तो साइन थीटा अगर 1/2 है दोस्तों तो थीटा की वैल्यू होगी आपके यहाँ से 30 डिग्री। थीटा की 30 डिग्री वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कॉट स्क्वायर 2 थीटा। कॉट 30 कितना होता है दोस्तों, कॉट 30 होता है वो कॉट 2 थीटा मतलब कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 होता है दोस्तों आपका 1/√3। 1/√3 यानी कि 1/3 लिख देंगे। सेक 60, कॉस 60 कितना होता है दोस्तों, कॉस 60 होता है आपका 1/2। तो सेक 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस सेक 60 हो जाएगा इसका रिवर्स यानी कि 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 अपॉन टेन 60। टेन 60 आपको पता है दोस्तों, टेन 60 होता है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। देन साइन 60, साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 1 13/3 अपॉन 4 के 12 - 3 यानी कि 9/4। ये हो गया आपका दोस्तों। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 13 चौक 52 और 9 × 27, तो 52/27 जो है आपका इसका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो है इस वीडियो का दोस्तों, इस पेपर का, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में है वैल्यू पूछी गई है आपकी cos 9 प्लस साइन 81 इंटू साइन 9 प्लस cos 81 अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो आपको बस दोस्तों बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका दोस्तों वो कॉस थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका 1 होता है। इन दो फॉर्मूलों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। अब मैं बात करूं cos 9 प्लस साइन 81 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 9 प्लस 81 क्या बन रहा है दोस्तों, 90 बन रहा है। 9 प्लस 81 90 बन रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो अगर साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा है, यानी कि cos 9 जो होगा आपका वो साइन 81 के बराबर होगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों ट्वाइस ऑफ cos 9 डिग्री। सिमिलरली sec 9 और cosec 81 की बात करूँ मैं, तो sec 90 माइनस थीटा भी जो होता है दोस्तों वो cosec थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं 81 को थीटा मान लूँ तो 90 माइनस थीटा होगा 9 डिग्री, तो sec 9 हो जाएगा आपका बराबर दोस्तों cosec 81 की। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ट्वाइस ऑफ sec 9 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 यानी कि 90 माइनस 27 यानी कि कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो दोस्तों ट्वाइस ऑफ cos 9 इंटू 2 इंटू sec कितना होता है दोस्तों, sec होता है 1/cos 9 अपॉन ये हो गया आपका दोस्तों ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है दोस्तों 1 होता है, तो cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 1 हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 यहाँ पे बचेगा हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमिनेटर में हो जाएगा आपका cos 9 से cos 9 कैंसिल, ये बचा आपका 4/3 यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका ये जो पेपर था 4 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट का, इसका क्वांट सेक्शन हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि किस तरह से अप्रोच करना होता है हमें एग्जाम में। आपको जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, जो क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेशन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इतना कैलकुलेशन पूछने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो बच्चों से, ज़्यादा अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट पूछिए, बट कैलकुलेशन में फंसाना कोई मतलब इज जस्ट की नॉट वर्दी है। आप किसी की नॉलेज को सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं चेक कर सकते। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, वो बहुत जल्दी जल्दी भी हो गए, तो उन क्वेश्चंस में टाइम बचा के आप जो थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बस स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं कम से कम टाइम में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अपने मार्क्स जो है हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपने जब हमारे साथ इस पेपर को अटेम्प्ट किया तो आपके कितने मार्क्स आए हैं जेन्युइनली।
तो अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आप नए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों हमारे सारे आने वाली वीडियोस के। और आपको जैसे पता ही है दोस्तों, जो भी हम आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, उनको आप लाइक तो करेंगे ही, और साथ में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ताकि आपके जैसे और जो बच्चे हैं उनको भी मदद हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।